आंगिरसों की कविता संसार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस विचार को हम लोगों ने कुछ इस तरह से सोचा और इसको देखने का प्रयास किया है कि एक लंबे अंतराल में लिखी गई कविताओं को आंगिरसों के दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या, उनका भावभूमि, उनके विचार की पृष्ठभूमि को आप सबके साथ हम साझा करें। और आंगिरसों का कविता संसार शब्द कहने के पीछे, ये टॉपिक देने के पीछे, शीर्षक देने के पीछे केवल कारण ये था कि ये सभी की सभी कविताएं, जो कि संख्या में लगभग 70-75 हैं, उन सभी के जो उसको प्रस्तुत करने वाले हैं वो डॉक्टर रमाकांत आंगिरस हैं। उन्हीं की ये सारी की सारी कविताएं हैं। और ये आंगिरस शब्द को विशेष रूप से इसलिए रखा गया है क्योंकि अंगिरा कुल की परंपरा को आज तक यहाँ तक लाने के कारण ये लगा कि इस सारे विचार को, इसके विमर्श को, भावों को जिस तरह से उन्होंने अपने चेतना में अभिव्यक्त किया है, समेटा है, समन्वय किया है और उसको अभिव्यक्त किया है, तो उसको हम आंगिरस उवाच के नाम से ही बोधित करें, संबोधित करें। और इसीलिए आंगिरस उवाच आज का हमने ये शीर्षक रखा है और इसीलिए उसके आगे व्याख्या में हमने आंगिरसों का कविता संसार ये शब्द प्रयोग किया है। और मैं चाहूंगा कि जब उन अपनी वो बात आरंभ करें, अपनी चर्चा आरंभ करें कविताओं के साथ, तो वो आप लोगों के साथ इस आंगिरस शब्द की व्याख्या पर, इसके दर्शन पर और इसका जो विभिन्न आयाम है उस पे भी संक्षेप में आपके साथ एक टिप्पणी करें। तो 10 पेक आंगिरस, पोएटिक वर्ल्ड ऑफ आंगिरसास। तो आज की इस चर्चा को हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी से परिचित कराना चाहूंगा कि जो कि पूर्व प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर एवं पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से सेवानिवृत्त हुए हैं अपने समय पर। और इनकी उपलब्धियों के विषय में सामान्य रूप से संस्कृत के जितने भी लोग हैं और संस्कृत के इतर विषयों के जितने भी स्कॉलर्स या इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं वो सभी सामान्य रूप से परिचित हैं। लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी के रूप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका एक बहुत लंबा समय रहा है अध्ययन, अध्यापन का, स्वाध्याय का। और उनका जो विभिन्न, उनके विद्वत्ता के जो विविध आयाम रहे हैं, उन आयामों में वैदिक दर्शन से लेकर के तंत्र तक और तंत्र से लेकर के साहित्य और साहित्य से साहित्य शास्त्र आदि जो हैं वो सारे के सारे उन आयामों के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इतना व्यापक आयाम जो है वो उसका केंद्र बिंदु कहाँ पर है, वो मुझे लगता है उसको हम आंगिरस कह सकते हैं, क्योंकि वो आंगिरस है जिसने इन सभी आयामों को कहीं केंद्र के रूप में बांध रखा है। और ये जो आपको बाहर परिधि दिखाई देगी इनकी कविताओं में, आज जिन कविताओं के साथ हम चर्चा करेंगे, कविताओं को सुनेंगे और समझेंगे, तो वो जितने भी परिधि हैं, परिधि के विविध पक्ष हैं, उनसे हम परिचित होंगे। और इसके अतिरिक्त उनकी कई सारी अन्य उपलब्धियां हैं, कई तरह के सम्मान उनको उपलब्ध हुए हैं, कई तरह के उनके लेक्चर्स, सेमिनार्स और विदेश यात्राएं जहां पर उन्होंने पढ़ाया और कई तरह के लोगों के साथ उनके जो चर्चाएं रही हैं, संवाद रहे हैं, वो सारे के सारे उनको एक विशिष्ट हस्ती बनाते हैं संस्कृत और संस्कृत से इतर क्षेत्र में। ये जो बात मैं कह रहा था उस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस का एक और जो उनको परंपरा से शास्त्र ज्ञान मिला है और शास्त्र के प्रति उनकी निष्ठा आप देखेंगे उनकी कविताओं में जैसा वो झलकता है, शास्त्र की संवेदनशीलता, शास्त्र का पक्ष, शास्त्रीय मर्यादाएं, उसके साथ साथ वो केवल शास्त्र को जड़ता के रूप में नहीं है, वो युक्ति से भी
संबंधित है। हर कविता में आपको एक युक्ति भी दिखाई देगी और युक्ति जो है वो अनुभव से परे नहीं है, अनुभव से अलग नहीं है। वो अनुभव चाहे आंगिरसों के वैदिक काल का हो या वो वर्तमान कालिक शिक्षाओं के और पॉलिटिक्स के और सामाजिक अनुभवों से युक्त हो। और वो अनुभव विचार को प्रभावित करते हैं और विचार जो है वो भाव के साथ आपको संगत होता हुआ दिखाई देता है। और ये सारी बातें आप देखेंगे कि उनकी कविताओं की भाषा में ये बड़े समन्वित रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं। और वो भाषा जो है वो दर्शन को साथ लेके चलती है और दर्शन जो है वो परंपरा को कहीं छोड़ता नहीं है। और ये परंपरा नितांत आधुनिकता को अपने में ऐसे ही समेट लेती है, जिस तरह से यूँ समझिए कि अ, जैसे लकड़ी में अग्नि ही छिपी हुई होती है। तो आंगिरसों का ये जो संसार है, कविताओं का संसार है, उसमें ये सब बातें आपको समाहित रूप से, समन्वित रूप से अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देंगी, जिसे आप कह सकते हैं कि वो प्रतिभा का एक साक्षात आपको प्रारूप देखने को मिलेगा। ये मैं एक औपचारिक परिचय आप लोगों को थोड़ा-सा देना चाहता हूँ कि प्रोफ़ेसर रमाकांत आंगिरस जी का जन्म काल जुलाई 1936 में है और पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत लंबा समय उनका अध्ययन अध्यापन का रहा है और उसके अतिरिक्त वो विदेश में चार्ल्स यूनिवर्सिटी, प्राग, चेकोस्लोवाकिया, यूएसए और अन्य स्थानों पे उनका भ्रमण रहा है और लेक्चर्स देते रहे हैं। और लेकिन उससे आगे चलते हुए मैं आप लोगों को जो वास्तविक विचार और भाव की धारा के साथ जोड़ना चाहता हूँ, उसमें ये बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हालाँकि उनकी ये कविताएँ बहुत पहले प्रकाशित हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे कुछ नियति होती है, कुछ भाग्य में लिखा हुआ होता है, तो वो समय आने पर अपने समय पे ही प्रकाशित हुई हैं। तो उनके विषय में ये कह सकते हैं कि इन सभी कविताओं का अंतरंग मनुष्य जीवन की जिन अनुभूतियों को व्यंजित करता है, वे सभी नए और पुराने के बीच की मानव संवेदनाओं को आमने-सामने लाकर उन्हें चेतना के नए उत्स की ओर चलने को प्रेरित करता है। मनुष्य जीवन की आग, हवा, पानी, मिट्टी में परिवर्तन जो कुछ भी होता रहा है, उस सब का आधार मानव चेतना का विस्तृत आकाश ही रहा है। ये आप उनके शब्दों से समझ सकते हैं, उनकी पंक्तियों से समझ सकते हैं, जो एक पृष्ठभूमि के रूप में इन कविताओं के रूप में दी गई हैं, कि इन कविताओं के अर्थ कितने गहन हैं, कितने व्यापक हैं और कितने सूक्ष्म हैं और कितने संवेदनशील हैं। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ रहा, लेकिन कुछ एक पंक्तियाँ आपके साथ मैं और साझा करना चाहता हूँ। अ, जैसा कि आपने देखा कि इस कविता संग्रह का नाम क्षितिज क्षिति से क्षितिज तक है, जिसकी व्याख्या मैंने उनको करने के लिए विशेष आग्रह कहा है कि क्षिति और क्षितिज इन दोनों के संबंध, इस यात्रा को उन्होंने किस तरह से देखा, समझा है, इस पे वो अपनी टिप्पणी रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी हम ये देखने का प्रयास करें कि वो खुद लिखते हैं कि शिक्षा के जिस मार्ग से मुझे यात्रा करनी पड़ी, उसमें साहित्य, संस्कृति और दर्शन का अध्ययन करने पर ही अधिक बल रहता था। अतः उस यात्रा में विभिन्न भारतीय मनीषियों के द्वारा किए गए प्रयोगों के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव के आने को परे नहीं किया जा सकता, क्योंकि परंपरा की निरंतरता के सतत प्रवाह में कोई भी कृतिकार प्रभाव ग्रहण की प्रक्रिया का हिस्सा बन ही जाता है। कृतिकार की मौलिकता तो उसकी अपनी स्वानुभूत मुद्राएं होती हैं, जो अपनी भाषा और भावोन्मेष के लिए परंपरा के प्रवाह को सहज ही सहेज लेती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक शाश्वत प्रक्रिया है, जो कहीं पर भी काल का कोई जड़ बिंदु नहीं है, ये निरंतरता को लिए हुए, निरंतरता को सहेजे हुए ये कविताएँ हैं। और इसी तरह से एक 1-2 पंक्तियाँ मैं और साझा करके उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी कविताओं को आरंभ करें और हमारे साथ उनका जो संदर्भ है, उसके जो अंतर्धाराएँ हैं, उनको वो हमारे साथ स्पष्ट करें। तो कुछ एक पंक्तियाँ मैं और साझा करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में संपूर्ण जीवन या उसमें से उठने वाली सभी घटनाएँ
कविता का अंग या उपांग बन जाती हैं। लोक की दृष्टि में जो क्षुद्र है, काव्य में स्वीकृत होकर वह भी महनीय हो जाता है। लोक में जो चिरकाल से उपेक्षित पड़ा है, वह भी स्पृहणीय हो उठता है। तभी तो काव्य लोक चेतना का संवाहक होता है। संस्कृत के आचार्यों ने उस काव्य पुरुष की इस लोकग्राही चेतना का प्रशस्ति गान करते हुए कहा है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, जो कविता का अंग ना बन सके। तो आप देख सकते हैं कि इस सारी कविताओं में एक जो उनका व्यापक दृष्टिकोण है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात हमारे साथ आरंभ करें। लेकिन एक बात मैं और आप लोगों के साथ साझा करते हुए कहना चाहूँगा, एक बात जो चलते-चलते उनकी मैं अंतिम बात उनके ही शब्दों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि किंतु चलते-चलते एक बात कहना अपरिहार्य लग रहा है कि पुराने खेमे के काव्य के समीक्षक लोग कविता के प्रसार की नियति को 3 भागों में बाँटकर देखते थे। प्रथम कोटि वह है जिसमें कवि की कविता उसके अपने घर के कोने में स्थान पाकर रह जाती है। दूसरी कोटि वह है जिसमें वह मित्र लोगों के घरों के बीच सराहना पाकर शांत हो जाती है। तीसरी कोटि वह है जिसमें कविता विश्व कुतूहली होकर विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले सहृदय जनों का कंठहार होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। तो प्रस्तुत काव्य संग्रह की कविताओं को कवि के घर तक रहने का अधिकतर सौभाग्य मिला अथवा कुछ गिने चुने साहित्यिक मित्रों के सहानुभूतिजन्य समर्थन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इस समय उन मित्रों का स्मरण होना स्वाभाविक है जिनमें स्वर्गीय डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद कौशिक, प्रोफेसर कृष्णदेव वर्मा अंग्रेजी विभाग के अध्यापक थे, प्रोफेसर ब्रज मोहन राजदान, प्रोफेसर नरेंद्र ओबराय, प्रोफेसर रमेश पांडे आदि जैसे मित्र जो हैं, जो अभी भी स्मृतियों में सजीव हैं। तो ऐसे उन सभी लोगों के प्रति एक अपना भाव प्रदर्शन करते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविताओं को हमारे साथ साझा करें, लेकिन उससे पहले वो एक आंगिरस के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। ये अनुक्रमणिका है जिसमें इन सभी कविताओं को हम 5-5, 6-6 करके लेंगे और इसी तरह से हम इसी गति से हम अग्रसर होते रहेंगे। तो आज की हम कविता जो आरंभ करने जा रहे हैं, वो कविता बीच में से चुन ली गई है ताकि हम आंगिरस का जो एक परंपरा है, दर्शन है, उसका जो काव्य है, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको एक भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ साझा करने के लिए वो एक कविता बीच में चुन ली गई है और वहाँ से मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात आरंभ करें और आगे की जो 5 कविताएँ, 6 कविताएँ हैं, वो आज के हम इस सत्र में लेंगे और उसके साथ ही फिर इस सत्र को हम विश्राम देंगे और कल फिर नए सत्र के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तो मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें। प्रिय आशुतोष आंगिरस, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारी इस परिचय प्रस्तुतिकरण के लिए। कविता लिखना और पढ़ने की भूमिका जो मैंने लिखी थी उसमें ये था कि ये एक आत्मोद्गार है, अपनी ही हृदय के अंदर समय समय पर उठने वाली ये एक तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, या इनको कहा जाए तो एक प्रकार से जीवन यात्रा में जो क्षण आए, जिस समय आए, उसमें वो नवीन और प्राचीन दोनों परंपराओं का एक प्रकार से स्वाभाविक सा जो मिश्रण होता रहा है, उस मिश्रण से एक जो उसमें कवि के हृदय के अंदर जो बात उठती है, वो उसमें
20 व्याख्यानों के द्वारा भी नहीं जो कही जा सकती, वो कई बार कुछ एक पंक्तियों में सीमित होकर के आ जाती है। इसलिए काव्य पुरुष का संस्कृत के आचार्यों में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि जो बात सामान्यतः वाच्य कोटि की होती है, वो बात हम बहुत विस्तार करने पर भी उसको स्फुट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कविता का ये सौभाग्य है कि कविता में ये जितने तत्व रहते हैं मनुष्य की अनुभूति के साथ जुड़े हुए, या उसकी अनुभूति का जो एक परिक्रमा क्षेत्र है, उसकी सारी जो वो तत्व हैं वो उसके अंदर मिले रहते हैं, और बहुत सारगर्भित रूप से संक्षेप में वो सारे के सारे उसमें स्फुट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम सारी उस जो एक वाच्य प्रक्रियाएं हैं, बहुत ज़्यादा उसमें व्याख्यान करने की प्रकृति, उस सब की अपेक्षा एक कविता के संसार में जाएं और वहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से, प्रतिबिंबों के माध्यम से जो कुछ वो उनके अंदर जो स्फुट किया गया है, उसको हम सरलता से साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक है कि उन प्रतीकों और बिंबों का सहृदय की संवेदना के साथ बहुत संबंध है। संस्कृत में एक लोगों की ये भी परंपरा रही कि वो लोग जितना कविता को महत्व देते थे, उतना ही वो उसका जो सहृदय है, जो समान मनस्क, जो समान मना है, उसको भी उतना ही बराबर का महत्व देते हैं। कविता को कहना और कविता को अपने आस्वादित करना, ये दोनों ही दो एक बड़े महत्वपूर्ण उसमें एक किनारे हैं, जिन किनारों को कविता के माध्यम से हम बीच में मिलाना चाहते हैं। तो आज की इस आयोजन के अंदर डॉक्टर आशुतोष आंगिरस ने जो ये परिचय दिया है, वो कविताओं के विषय में महत्वपूर्ण कुछ बातें कही हैं उसने। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो समय समय पर ऐसे लिखा, उसके अंदर उस तरह का कोई वो अवकाश तो नहीं था कि वो जा करके कहीं मंचों के ऊपर या कहीं अन्यत्र उसका प्रकाशन किया जाता। लेकिन ये एक तरह से पिता पुत्र का संवाद जैसे होता है, उस रूप में उसको कभी कभी मैं सुनाता रहा हूँ। तो उसने ये इस प्रकार का आयोजन करके मैं समझता हूँ कि जो इस सत्र का आरंभ किया है, इस सत्र को जो बल दिया है, वो उसका श्रेय तो उसको जाता ही है। तो मैं अपना इस कविताओं में अब ये मुझे बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि ये आंगिरसों का कविता संसार, शायद इसकी प्रेरणा एक कविता इसमें रही है, अर्घ्यदान। क्योंकि अर्घ्यदान जो है वो हमारे यहाँ सूरज के लिए जो अर्घ्यदान है, उसकी परंपरा बहुत बड़ी रही है। और अन्य देवताओं की उपासना में भी अर्घ्यदान करते हैं, और उपासनाओं में नहीं, अतिथि को भी उसको जो सत्कार करने का माध्यम था, वो आदर पूर्वक उसका सत्कार करने का तरीका भी एक अर्घ्यदान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो आज के इसका आरंभ है, उसमें अर्घ्यदान कविता से ही कुछ हमें प्रेरणा मिल सके। तो उसमें आंगिरसों का एक काव्यात्मक जो पर्व, इसमें ये मत समझा जाए कि आंगिरस कोई व्यक्ति विशेष है या कोई इस तरह का, वो एक चेतना है। और वो चेतना जो है उसको अभिव्यक्त किन प्रतीकों के माध्यम से हम कर पाते हैं, वो महत्वपूर्ण रहता है। इसके अंदर अर्घ्यदान कविता के अंदर ये है कि वो अर्घ्य जो है देवता के निमित्त दिया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी वृक्ष या पौधे के नीचे उस जल को डाल दिया जाता है। तो वहाँ एक पौधा उगता है, और उस पौधे का नाम इस कविता में देवदारू रख दिया गया है।
कि देवदारू हिमालय के उच्च शिखरों के ऊपर ही उत्पन्न होता है। तो वो देवदारू जो है वो एक जीवन का वो सिंबल है जो धरती पर उगा है, क्षिति पर उगा है, लेकिन वो क्षितिज की तरफ उठता जा रहा है और क्षिति और क्षितिज को जैसे मिला रहा होता है। ये हिमालय पर जाकर के कहीं अनुभव में आप देखें तो अनुभव में आएगा, इस बात का अनुभव होगा आपको भी कि क्षितिज जो है वो वहाँ क्षितिज पृथ्वी और आकाश का कहाँ मिलन करने वाला कौन है बीच में से, तो वो एक प्रकार से देवदारू है। लेकिन उस देवदारू जो एक बहुत ही कोमल संवेदना का प्रतीक है, वो देवदारू वर्तमान में आकर के और अपना मूल्य जैसे खो बैठता है और उसको आधुनिक आदमी जो है संवेदना को उसको बिल्कुल उपेक्षित करके उस तरु का अवमूल्यन करके वो कटा करके उसका अपना फर्नीचर बना लेता है, जो कुछ उसे करना है कर लेता है। तो ये दो उस देवदारू के माध्यम से अंगिरा का दर्शन जो है वो इस कविता में शायद कहने का मैंने प्रयास कभी किया था। ये बात है 1985 की शायद। तो उस कविता के पाठ से ही मैं इसका आरंभन कर देता हूँ। तो कविता का जो शीर्षक है वो है अर्घ्यदान। तो इस अर्घ्यदान से पूर्व एक बात और स्पष्ट कर दूं कि वैदिक काल में अथर्वा और आंगिरसों का एक संयुक्त नाम भी प्रयोग होता आया है कि संभवतः ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद में भी बहुत सारा उसमें अथर्वा और आंगिरसों का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। तो उसको यहाँ पर अग्रसर करते हुए कविता का आरंभ किया गया है। अथर्वा ने अंगिरा से कहा उस दिन, अथर्वा ने अंगिरा से कहा उस दिन, पानी का स्नेह जरा मिट्टी में खोल दो, मिट्टी का गंध चंदन पानी में घोल दो। अंगिरा वह गंध रस ले चल पड़ा गिरि के शिखर पर, अंगिरा वह गंध रस ले चल पड़ा गिरि के शिखर पर और स्वर्णिम सूर्य के प्रतिबिंब को उसमें उतारा। प्रकृति का जल और निर्मल जल और उसमें सूर्य का प्रकाश और अग्नि तत्व वो एक हमारी आध्यात्मिक चेतना का बहुत बड़ा प्रतीक रहा है। तो अंगिरा वह गंध रस ले चल पड़ा गिरि के शिखर पर और स्वर्णिम सूर्य के प्रतिबिंब को उसमें उतारा, अर्घ्य का जल दे दिया। और उस क्षण गिरि शिखर पर देवदारू उग पड़ा था। अब ये देवदारू उस अर्घ्य जल से, वो अर्घ्य जल जो है वो केवल जल नहीं है, उसके अंदर उसकी चेतना खुली हुई, ऐसा पानी जिसके अंदर अंगिरा की चेतना घुली हुई है, ऐसा अर्घ्य जल है जो उसे दे रहा है। अब ये स्थूल रूप में इसमें भावना भी आ जाएगी, इसमें मौन भी आ जाएगा। तो अथर्वा ने अंगिरा से कहा उस दिन, पानी का स्नेह जरा मिट्टी में खोल दो, मिट्टी का गंध चंदन पानी में घोल दो। अंगिरा वह गंध रस ले चल पड़ा गिरि के शिखर पर और स्वर्णिम सूर्य के प्रतिबिंब को उसमें उतारा, अर्घ्य का जल दे दिया। और उस क्षण गिरि शिखर पर देवदारू पड़ा था। अगला इसका खंड है, तभी उस दिन कुत्सवंशी अंगिरा अवाक से अनुभव से वाणी वह बोले थे, ज्योतिर्मय चित्र मित्रावरुण का यह मित्र, सारे जीव और अजीब की आत्मा है सूर्य। तभी उस दिन कुत्सवंशी अंगिरा अवाक से अनुभव से वाणी वह बोले थे, ज्योतिर्मय चित्र मित्रावरुण का यह मित्र, सारे जीव और अजीब की आत्मा है सूर्य। और उसके बाद
उनकी इंद्रियां थीं लुप्त जैसे, प्राण थे निस्तब्ध मन के मौन में फिर सांझ तक। ये एक सहज समाधि की स्थिति में अंगिरा चले गए। महासागर मौन में जब स्नात होकर लौट आई चेतना, महासागर मौन में जब स्नात होकर लौट आई चेतना, तो अंगिरा ने बिना ही उन्मेष के थी आंख खोली। इस पर जरा ध्यान दीजिए। महासागर मौन में जब स्नात होकर लौट आई चेतना, तो अंगिरा ने बिना ही उन्मेष के थी आंख खोली। देवतरु के शीख पर, देवतरु के शीर्ष शिख पर चंद्र ज्योति खिल रही थी। ये अवतरण की प्रक्रिया, समाधि से जब उतरने लगे, देवतरु के शीर्ष शिख पर चंद्र ज्योति खिल रही थी और नभ नाभि में रसधारा दौड़ी। जब अंगिरा चरितार्थ होकर लौट आए, तभी से वे अंगों का रस बनकर जी पाए। उपनिषदों के अंदर आंगिरस शब्द की उत्पत्ति इस ढंग से की गई है, जो वही अंगा नाम रस है। वो बहुत सारे अर्थ उसके किए गए हैं, कुछ अग्नि से भी संबंध हैं, कुछ उसमें, लेकिन उपनिषद के अंदर एक ये है कि जीवन में वो एक रस के रूप में, वो रसमयता का एक प्रतीक जो है वो आंगिरस बन जाता है। और चौथे इस कविता के खंड में फिर उसमें आधुनिक एक काल आ जाता है, जब उस चेतना से मनुष्य विमुख हो जाता है और वो उसका उपयोगिता की दृष्टि से उसे लगता है कि वो जो ऊपर का जीवन है, आध्यात्मिक अनुभूति जो है, वो तो एक अव्यावहारिक सी है, जैसे ऐसा उसका आधुनिक व्यक्ति का कुछ मानसिकता है कुछ लोगों की। तो उसको लेकर के वो अगला भाग जो है कविता का, उसमें ध्यान दिए। किंतु उसके बाद फिर कोई शिष्य आया, किंतु उसके बाद फिर कोई शिष्य आया, जल रहे अंगार सा जब फोड़कर भूगर्भ लेकर तेल मिट्टी का चला जो अर्घ्य देने। सूर्य का प्रतिबिंब धक धक कर जला, खौलते अपगंध रस में देवदारू जल गया था। तो वो सारा जो वो एक चेतना का जो एक संवेदना का जो मानवीय संवेदना का उसकी दिव्यता का जो रूप था, उसको अस्वीकृत करके वो उसकी अनुभूति की महिमा का साक्षात्कार न करके उसका जो व्यावहारिकता के अंदर जब हम ले आते हैं वाच्यता को, जब हम मानने लगते हैं कि सारी व्यावहारिकता ही वाच्य जो है वही उपयोगी है, तो फिर हम अपने ही भीतर की उस देव दारू को, उस तरु को, उसकी हरितिमा को, उसकी छाया को, उसके स्वरूप को, उदात्त स्वरूप को हम स्वयं ही अपने हाथों से उसको भस्मीकृत कर देते हैं। तो ये आधुनिक उसके अंदर संभवतः वो वैदिक जो एक अनुभूति थी उस समय की, वैसे उसे वैदिक अनुभूति कहें या वो किसी भी समय में आप जो संवेदनशील लोग हैं वो उसका अनुभव करते हैं। तो इस तरह से एक देवतरु के माध्यम से, देवदारू माध्यम से इस कविता के अंदर आंगिरस दर्शन की कुछ स्पष्टता करने का मैं समझता हूँ कि काव्यात्मक प्रयास है। ये कितना आपको अपील कर रहा है ये देखिए। तो अगला। जी, बहुत ही सुंदर ये कविता है और विशेष रूप से ये जो पंक्तियां हैं, महासागर मौन में जब स्नात होकर के लौट आई चेतना, तो अंगिरा ने बिना ही उन्मेष के थी खोली आंख खोली। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां हैं, बहुत सारगर्भित हैं। तो निश्चित रूप से ये अनुभव के बिना तो ये शायद संभव नहीं होती। ये आरंभ का ये सूर्य अर्घ्य दान से ही हमने इसलिए आरंभ कर रहे हैं इसका। जी। तो अगली कविता इस संग्रह के क्षिति से क्षिति तक का जो एक सफर है, जो एक यात्रा है क्षिति से क्षिति तक की, ये देवदारू के माध्यम से हमने अभी की थी कि देवदारू धरती से उठ करके आकाश में पर्वतों के शिखरों पर से कैसे ऊपर पहुंचता है
तो वो एक देवदारू इस उदात्त चेतना का प्रतीक है। तो अब हम ये इसका संघ का काव्य संग्रह का जो प्रथम कविता है उससे शुरू करते हैं। छोटे छोटे से अनुभव है, छोटी छोटी सी, लेकिन तो भी उसमें आप देखेंगे कि इसका कविताओं में जो बात बहुत विस्तार से भी नहीं कभी कही जाती, वो काव्य के माध्यम से बहुत संक्षिप्त रूप से और बड़ा एक संवेदना के साथ वो बात कही जा सकती है। तो अगर कहीं ऐसा मिले तो मैं समझता हूँ कि ये इस काव्य पाठ का प्रयोजन जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो ये कविता है, नया कुछ बना पाते। मनुष्य जो है वो हमेशा प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने जन्म के बाद एक अपना नया संसार बनाने का प्रयास करता है। वो हालांकि पुराने को छोड़ नहीं पाता है, लेकिन पुराने का वो कभी कभी वो अपने उत्साह के अंदर अपनी रचना के लिए, अपनी मौलिकता को दिखाने के लिए करता है प्रयास, और ये सहज है, स्वाभाविक है, इसमें कोई आक्षेप वाली बात नहीं है। लेकिन वो नया कुछ बनाने के चक्कर में अगर दिशा ना मिले तो दिशाहीन होकर के कई बार वो नया बनाने की अपेक्षा जो होता है उसका भी वो कई बार ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। तो इस कविता को देखिए। मैंने तो सोचा था पास पास आकर हम गीत नया गाएंगे। मैंने तो सोचा था पास पास आकर हम गीत नया गाएंगे। गा चुके जो गीत उनमें भी नए स्वर भर नया कुछ बनाएंगे। मैंने तो सोचा था पास पास आकर हम गीत नया गाएंगे। गा चुके जो गीत उनमें भी नए स्वर भर नया कुछ बनाएंगे। पानी बिन हो उपेक्षित सूख गए पौधे जो उनमें कुछ फूल फिर खिलाएंगे। ये तीन तरह का संकल्प लेके एक नई जनरेशन आगे आती है कि हम एक नया गीत गाएं, और जो पुराचीन है, पुरातन है, जो सूख चुका है, उसमें भी हम एक नया जीवन डालने का प्रयास लेकर के युवावस्था के अंदर आदमी आगे आता है। लेकिन किंतु पास आकर हम अपने ही अहम को सींचने लगे हरदम। किंतु पास आकर हम अपने ही अहम को सींचने लगे हरदम, और वह जो चिर उपेक्षित था उपेक्षित रह गया। अब ये उसमें विडंबना है जीवन की कि हम संकल्प जो लेकर के उदात्त का चलते हैं तो वहां कोई बिरला ही पहुंच पाता है। नहीं तो होता क्या है कि वो जो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति का जो अहम होता है वो अग्रसर होने लगता है, और अहम जो होते हैं उनके अंदर टकराहट आनी शुरू हो जाती है। और टकराहट आने से वो दो अहम जब आपस में लड़ने लगते हैं, वो चले थे एक शुद्ध संकल्प लेकर के, लेकिन आगे जाकर के जब वो उस संकल्प के अनुसार नहीं चल पाते हैं अहम के कारण, तो अहम की टकराहट से जो हुआ। किंतु पास आकर हम अपने ही अहम को सींचने लगे हरदम, और वह जो चिर उपेक्षित था जिसमें जीवन डालने की हमारी संकल्पना थी वो वैसी ही रह गई। चिर उपेक्षित था, उपेक्षित रह गया। नया गीत गा न सके, नया कुछ उगा न सके। नया गीत गा न सके, नया कुछ उगा न सके। हाथ में जो था अपना वह भी सब बह गया। जो था अपना वो अपने अहम के कारण। तो ये जो अहम का संसार है, उस अहम के संसार, उसके अंदर हमारे संकल्पों के अंदर बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। जी। दूसरी कविता है जी। ये आधुनिक विज्ञान के प्रति कविता का शीर्षक है।
क्योंकि विज्ञान का भी आदमी को एक बहुत बड़ा उसका एक ग्लैमर रहा है, उसका एक बहुत बड़ी लोगों ने उसकी वकालत की है विज्ञान के प्रति, और वो विज्ञान के प्रति कहीं मनुष्यता उपेक्षित तो नहीं हो गई, इस बात का ध्यान कुछ लोगों को रहना चाहिए और रहा है। तो विज्ञान के प्रति एक छोटा सा उपालंभ भी हो सकता है, और अस्वीकृति नहीं है, विज्ञान के प्रति कोई विमुखता नहीं है, लेकिन विज्ञान के अति उद्रेक से होने वाली जो विषमता है उसके प्रति एक जागरूकता सी है इसमें। मनुष्यता का शेष बीज बचा रहने दो, विज्ञान से एक ही उसमें उसका एक तरह से आवाहन है। मनुष्यता का शेष बीज बचा रहने दो, प्रगति के पथिक रुको, मुझे जरा कहने दो। ये प्रगति के नाम पर हमने बहुत सारा वो सब ध्वंस कर डाला, जिसको हमने बहुत मुश्किल से हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो संजो के रखा हुआ था, और जिससे बराबर प्रेरणा हम लेते रहे थे, जिसकी प्रेरणा के फलस्वरूप एक हमारा एक रचना संसार चलता ही चला आ रहा है, तो वो सब ध्वस्त हो गया था। इसलिए ये जो प्रगति शब्द का अधिक से अधिक जो प्रयोग हुआ वो विज्ञान के आने के बाद, विज्ञान सम्मत जो है वो प्रगति है, और जो नहीं है तो मनुष्य तो विज्ञान भी है और सब कुछ है। मनुष्यता का शेष बीज बचा रहने दो, प्रगति के पथिक रुको, मुझे जरा कहने दो। मंगल पर जाकर क्या मरघट बनाओगे, मंगल पर जाकर क्या मरघट बनाओगे, क्योंकि वह शबगंध तुमको बहुत प्रिय है। अब ये टेक्नोलॉजी का कुछ लोग कहते हैं, कुछ उसमें विज्ञान का, क्योंकि बहुत सारी हत्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ उसमें प्रयोग साधना के अंदर बहुत सारे जीवों का शव बनाना पड़ता है, क्योंकि वह शबगंध तुमको बहुत प्रिय है, दूसरों का छीन कर स्वातंत्र अपनी वासना की पूर्ति प्रिय है। पृथ्वी ने बहुत सहा, अब ये ध्यान देने का है उसमें, पूर्ति पृथ्वी ने बहुत सहा, नहीं नहीं बहुत कहा, किंतु तुम माने कब, असुरों का यही रहा। एक परंपरा के अंदर हमारे असुर शब्द का प्रयोग आता है, तो असुर का वो भी एक भौतिकता के अंदर, भौतिकवाद के अंदर उपलब्धियों को ही अपना महत्वपूर्ण मानता रहा। उसका भी मूल मंत्र था कि ये जो अन्न है वही ब्रह्म है, जो मैटर है वही सब कुछ है, वही सर्वस्व है, और उसको कोई समझाने का प्रयास भी करता है तो वो समझने की अपेक्षा उसका तिरस्कार कर देता था। लेकिन उसकी उपलब्धियां जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी, असुरों की उपलब्धियां पौराणिक साहित्य में आप देखें तो वो इसी प्रकार की बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां उनकी रही, जिसके कारण सारे संसार को उन्होंने आतंक से झुकाने का प्रयास किया है। तो विज्ञान के उस पक्ष पर ये व्यंग्य है, किंतु तुम माने कब, असुरों का यही रहा, करुणा के आगे अब अहंकार ढहने दो, मनुष्यता का शेष बीज बचा रहने दो। अब ये उससे प्रार्थना भी है और आवाहन भी है कि विज्ञान मनुष्यता को, उपास्य जो है वो तो मनुष्यता होनी चाहिए, विज्ञान को उपास्य क्या मान लिया हम, क्या करें। जी, बहुत सुंदर कविता है। करुणा के आगे अहंकार ढहने दो। तीसरी कविता है इसमें मनौती। अब ये भी एक जीवन का सामान्य छोटा सा उसमें है, एक छोटी सी घटना को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखने का प्रयास है।
ये स्वयं को, ये अपने घर के अंदर मित्रों से, अपने शिष्यों से, बच्चों से, किसी से भी ये आपसी संवाद में कई बार खंडित हो जाता है। उस संवाद को फिर से जोड़ने का प्रयास जो है उसे मनौती कहा जाता है। ये स्वयं को देखने का एक लघु क्षण बहुत मुश्किल से मिला है इस जीवन में। कहां कहां से बिलग हुए, कहां कहां से आपसी टकराव के अंदर पृथक पृथक हो गए हम लोग, लेकिन नाराज एक दूसरे से बड़ी नाराजगी रही है। तो लेकिन ये अब वो मनौती का क्षण क्या है? ये स्वयं को देखने का एक लघु क्षण बहुत मुश्किल से मिला है। आओ अब बहकना बंद करें, दर्पण के पास चलें। ये दर्पण क्या है? ये शीशा क्या है? जिस शीशे के अंदर अपनी शक्ल को देखें कि हम कैसे विद्रूप हो गए, किस प्रकार से हमारा वो आवेश के अंदर हम टकराते ही चले जाते हैं, टकराते हैं, तो मनौती कैसे होगी? आओ अब बहकना बंद करें, दर्पण के पास चलें। आवेगों में बहकर चेहरों पर दाग पड़े, अश्रुओं के झरने से अब तक भी धुल न सके। वो जो आपसी टकराव की स्थिति थी वर्तमान जीवन के अंदर भी, उसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, पहले भी रहा, अब भी है, कि एक दूसरे से कैसे नाराज रहता है, नाराजगी के अंदर, और उसमें आक्षेप प्रत्याक्षेप आपसी टकराव की प्रक्रिया के अंदर आवेगों में बहकर चेहरों पर दाग पड़े, अश्रुओं के झरने से अब तक भी धुल न सके। हाँ, सब आपस में लोग, उसमें गृहस्थ था, दाम्पत्य था, बच्चों के साथ था, दोस्तों के आपस में टकराहट, उस सभी पक्षों में कोई रोए, कोई उसमें सब चेहरों पर दाग पड़े, अश्रुओं के झरने से अब तक भी धुल न सके। शब्दों के कंकर जो एक दूसरे के प्रति जो आक्षेप किए, शब्दों के कंकर जो विस्मृति में घुल ना सके, हम भुला नहीं पाए। वो एक महाभारत के अंदर द्रौपदी का अपमान, एक क्षण जिसको विस्मृत करना असंभव हो न। इस प्रकार की प्रत्येक जीवन के अंदर आते हैं। शब्दों के कंकर जो विस्मृति में घुल ना सके, उनसे बच पाने को अपने अंतर मन की साक्षी के साथ चलें, अपने को देख सकें, अपनों के पास चलें। अब ये एक बड़ा पॉजिटिव सा पक्ष कि वो अपनों के पास चलें, भीतर उसमें एक प्रकार का ये वो जो तरलता है, वो सरसता जो है, उसको हम फिर से जीवित करें ताकि हम एक दूसरे से फिर से मिल सकें। तो ऐसा नहीं है कि जन्म जन्मांतर के लिए हम वो सोचते हैं कि आम भाषा के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कि जाओ हमारा तुम्हारा जीवन में अब कभी आगे वो नहीं होगा। उस प्रकार की जो अतिवादिता है, तो उसे वो शास्त्र कहता है कि अत्याचारस्तु मूर्खता। वो एक्सट्रीम की तरफ बढ़ जाना जो है वो बुद्धिमत्ता नहीं होती है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता है ये। अपने अंतर मन की साक्षी के साथ चलें, अपनों को देख सकें, अपनों के पास चलें। जी, यही कठिनाई है। तट गीत है अगली कविता एक, अब ये भी पढ़ दूं? हाँ जी, हाँ जी। तट गीत है। कविताएं और लेंगे इसके बाद और फिर इसका आज विश्राम करेंगे। बस ये अंतिम यही पढ़ता हूं। तो ये तट गीत जो है कि प्राय लोग, धारा की बात मैंने बहुत की है, समुद्र की लहरों की बात बहुत होती है, लेकिन किनारे का गीत कोई नहीं गाता है। किनारे की नियति क्या है इसको कोई नहीं समझ पाता है।
तो कुछ लोग जो होते हैं वो एक तट ही होते हैं, किनारा ही होते हैं। वो जीवन के बीच में जाएं, उसे लहरों के बीच में घुसें या ना घुसें, वो किनारे की अपनी नियति क्या है, तो वो तटगीत के रूप में मेरा ख्याल इसमें अभिव्यक्त हुई है। तो तट कहता है किनारा, सागर मेरे पास खड़ा, सागर मेरे पास खड़ा दहाड़ता ही रहा कब से, किंतु मैं तो लहरों का उदय होती लहरियों का नृत्य देखता रहा। मैं तो केवल दृष्टा के रूप में बैठा रहा हूं, कर्तृत्व नहीं रहा मेरे में, दृष्टित्व ही रहा, दृष्टा का भाव ही रहा, मैं देखता ही रहा। किंतु मैं तो लहरों का उदय होती लहरियों का नित्य देखता रहा। एक युग जब अस्त होता, मैं किनारे पर खड़ा बच्चे की तरह रोता, क्योंकि मेरा दृश्य प्रतिक्षण पलट जाता। दृश्य वो था कि लहरें जो थी वो मेरे से टकराती और आकर के फिर वो वापस चली जाती। तो मैं किनारे पर खड़ा बच्चे की तरह रोता, क्योंकि मेरा दृश्य प्रतिक्षण पलट जाता। जो मेरे हाथ में कुछ पकड़ में आता, वो लहर जैसे ही मेरे साथ छुई, छूते ही वापस लौट गई। तो वो बच्चे की भी स्थिति यही होती है कि जब उसके हाथ में कोई चीज नहीं रहती है तो हाथ से जैसे छूटती है तो वो रोता, क्योंकि मेरा दृश्य प्रतिक्षण पलट जाता। क्योंकि किनारे के साथ लहर एक सेकंड से ज्यादा तक रुक सकती नहीं, ठहर नहीं सकती, तो उसकी जो उपलब्धि है वो बार बार ह्रास हो जाती है। क्योंकि मेरा दृश्य प्रतिक्षण पलट जाता, किसी के जो साथ रहने की हृदय में लालसा होती, कि कोई मेरे साथ रहे, किसी के जो साथ रहने की हृदय में लालसा होती, तो वह अस्तित्व अपना ही बचाने को कहीं कुछ और होता। तो लहर नहीं रहेगी, इसलिए वो बेचारी खड़ी हो नहीं सकती, वो भाग जाती है, क्योंकि उसकी नीति बहने में है, वो क्यों रुकेगी मेरे लिए। तो उसे एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं इसको। सागर मेरे पास खड़ा दहाड़ता ही रहा कब से, किंतु मैं तो लहरों का उदय होती लहरियों का नित्य देखता रहा। एक युग जब अस्त होता, मैं किनारे पर खड़ा बच्चे की तरह रोता, क्योंकि मेरा दृश्य प्रतिक्षण पलट जाता। किसी के जो साथ रहने की हृदय में लालसा होती, तो वह अस्तित्व अपना ही बचाने को कहीं कुछ और होता। प्रेम मेरा एक छलना मात्र बनकर रह गया जब, प्रेम मेरा एक छलना मात्र बनकर रह गया जब, और जो कुछ भी बनाया दुर्ग धीरज का, वही सब ढह गया जब, मानसिक वह स्वप्न पूरा खुल गया तब। अब तो केवल सागर ही सागर सब देखता हूं। तो अब दृष्टि का उसमें जो परिवर्तन हुआ उस तट के अंदर, वो ये है, अब तो केवल जीवन में वो अपेक्षाएं रही कि कोई लहर, कोई किनारा, कोई मेरे साथ लग के रहे, लेकिन कोई लहर साथ नहीं रही, दृश्य पलटता ही रहा है। अब तो केवल सागर ही सागर सब देखता हूं, मौन में जैसे समाहित हो गया हूं, विवशता के आगे चुप होकर रह गया हूं। प्रश्न के पचड़े में अब कुछ पूछना मत, प्रश्न के पचड़े में अब कुछ पूछना मत, मैं निरुत्तर हो गया हूं, मैं अनुत्तर हो गया हूं, बिना निद्रा जागने में सो गया हूं, मैं बिना निद्रा जागने में सो गया हूं। तो ये जागृति, ये एक ऐसी स्थिति में मैं निरुत्तर हो गया हूं, मैं अनुत्तर हो गया हूं, ये दो पंक्तियां, क्योंकि अब मुझे किसी से प्रश्न करना अच्छा नहीं लगता है, मैं उत्तर देना या प्रश्न करने के उस झंझट से, तो तटगीत जो है वो एक प्रकार का ऐसा उदासीन दर्शन है, एक उदास की ऐसी उदासीनता जो भारतीय दर्शन में शायद ये
सांख्य के पुरुष का ये तट है। इस सांख्य का पुरुष जो है वो तट बनकर ये अपनी उस स्थिति में पहुंच जाता है, उदासीनता की स्थिति में। मैं निरुत्तर हो गया हूँ, मैं अनुत्तर हो गया हूँ, बिना निद्रा जागने में सो गया हूँ, प्रश्नों के पचड़े में अभी तुम पढ़ना मत। तो मुझे इस प्रकार की एक अनुभूति समझो तट के माध्यम से उसमें आ गई। धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आपने इतना एक कविताएं, ऐसी कविताएं हैं जो सामान्य रूप से सुनने में नहीं आती, देखने में नहीं आती, पढ़ने में नहीं आती और चर्चा में तो बिल्कुल ही नहीं आती। क्योंकि ये कविताएं मुझे लगता है कि इस अर्थ में भिन्न है कि इनके पीछे एक पूरा दर्शन भी खड़ा है और एक भाव का एक पूरा का पूरा एक विस्तार इसके पीछे दिखाई देता है। और परंपरा के कई सूत्र, जो बल्कि यूं कहूं कि वे माला के कई माणिक्य जो हैं वो यहाँ पे हमें यत्र तत्र जो दिखाई देते हैं और फिर वो वर्तमान के साथ जो जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये इन कविताओं को बड़ा एक विशिष्ट आयाम देते हैं जो हमें सामान्य रूप से कहीं अन्य कविताओं में देखने को नहीं मिलती। बहुत अच्छी लिखी जाती हैं कविताएं, आज भी लिखी जा रही हैं, लेकिन इस तरह से एक दर्शन को लेकर के, परंपरा को लेकर के, आधुनिकता को लेकर के, वैचारिकता के इस तरह की वैचारिकता को लेकर के कविताएं बहुत कम देखने को आती हैं। तो ये वाकई बड़ी विशिष्ट कविताएं हैं और आपने इनका वाचन हमारे लिए किया, इनका स्पष्टीकरण हमारे साथ किया और बीच बीच में आपने इनके कई बिंदु हमें बतलाए कि ये कविताओं का संदर्भ क्या है, जो बिंदु रूप में आपने हमें, जैसे आखिरी कविता में आपने सांख्य की बात की, तो हमें निश्चित रूप से प्रेरित करती हैं कि इन कविताओं को जरा और स्पष्टता से समझा जाए, देखा जाए और अनुभव किया जाए। तो आज की इस सत्र को, प्रथम सत्र को हम आज यहीं विश्राम देते हैं। कल एक आज इतना ही पर्याप्त है। हाँ, तो कल दूसरे सत्र का हम आरंभ करेंगे। उसमें जी इसी तरह से हम दूसरे सत्र में कल चर्चा करेंगे और लगभग 6-7 कविताएं कल के सत्र में हम लेंगे। तो आज की इस चर्चा को, इस कविताओं के, आंगिरसों के कविता संसार को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।